हेलो एवरीवन। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी हम लोग इससे पहले फरवरी के पहले जितने भी महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ऐसे ऐसे करके हम लोग जनवरी तक पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग अपनी इस क्लास में फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम 15 जुलाई को है, तो आप आज से भी अगर सारी वीडियोस प्रीवियस देखना चाहेंगे तो 2x पे करके आप आराम से देख सकते हैं। आपको सारे फैक्ट्स जो है ट्रिक से याद करवाए गए हैं, या फिर आपको उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशंस दे दी गई हैं कि आपके दिमाग से वो इन्फॉर्मेशंस ना हिले। 26 जुलाई को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक सेकेंड, आप अपने टेलीग्राम पे जाकर के लिखेंगे जब @UP जुडिशरी और एपीओ, जब आप ये लिखेंगे तो एक ग्रुप आएगा, उसमें लगभग 7200 के आसपास मेंबर होंगे। अभी इस समय 7186 मेंबर्स हैं। कुछ सदस्य जुड़ते रहते हैं तो संख्या बदलती रहती है। तो आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि इससे पहले जिन जिन परीक्षाओं में एईडीओ हो गया, 70वीं बीपीएससी हो गया, 71वीं बीपीएससी हो गया, उससे प्रश्न सीधे तौर पे टकराए हैं। यूपी में भी एपीओ का प्री और मेंस एग्जाम था, उसमें तो सारे के सारे प्रश्न सीधे सीधे अपने करंट अफेयर्स मैगजीन से आए हैं। और अगर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे लेके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इसके बाद एक अपनी दूसरी सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम इन पूरे कंटेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग वो 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें कि बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से आपको बताऊंगा। महीने में आपको एक क्लास करनी पड़ेगी 2.5 से 3 घंटे की, और आप अगर उसको सही से कर लेते हैं तो फिर आपका बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यहाँ तक कि मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि यूपीएससी में भी आपको वहाँ से इतने प्रश्न मिलेंगे कि आपका प्री नहीं रुकेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस पे जोर ना दे करके, क्योंकि हम लोगों के पास समय सिर्फ 2 दिन का बचा है, आज का और कल का। परसों आपका एग्जाम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। सिर्फ पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हाल ही में कितने राष्ट्रों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का गठन किया गया है? तो यह है 64 देशों के साथ। तो जो संसदीय मैत्री समूहों का गठन इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग धीरे धीरे एक इंटरनेशनल लॉ को, मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ बनाएं जो कि मतलब सारे देशों का बिल्कुल एक जैसा हो। तो फिर जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं आपस में, वो ना आए, और कुल मिला के जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि भाई पूरा विश्व ये चाहता है कि हम लोग मतलब शांति से रहें। तो हम लोग शांति से तभी रह पाएंगे जब हमारे कानून, हमारे विचार आपस में एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो जब संसदीय मैत्रीय समूहों का गठन हो जाएगा तो जो दुनिया भर के जितने भी संसद हैं, तो वहाँ पे एक जैसे कानून पारित होंगे। एक जैसे कानून पारित होंगे तो उनको लागू करना आसान हो जाएगा, हर राष्ट्र के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो बनानी होती हैं, तो उनमें अगर एक जैसा सारा काम हो जाएगा तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 24 फरवरी 2026 को भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोगों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर हुआ? तो ये 27 वर्षों के अंतराल पर यह हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को किस विशेष विषय वस्तु के कारण प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। अब देखिए, वैसे तो मतलब जुडिशरी, कभी कभी तो जुडिशरी के जो फैसले आते हैं, जो डिसीजंस आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जुडिशरी से एक बड़ी निराशा हमारे हाथ लगती है। जैसे कि बीपीएससी वाले बच्चे, इससे पहले जो 17th बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ बच्चों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। उनके पास कई सारे एविडेंसेस और बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट के हाथों भी उनको निराशा मिली। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के हाथों भी निराशा मिली। तो खैर ठीक है,
तो इसमें क्या कंटेंट था इस बुक में? इस बुक में कंटेंट था पहली बात तो कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जितने सारे केसेस पेंडिंग हैं उनकी बात की गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं, तो उन सारे केसेस की बातें हुई थी इसमें, मतलब उसका वो दिया गया था। और ऐसे तमाम ऐसी बातें लिखी गई थी जिससे जस्टिस सूर्यकांत और जो बड़े जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो नाराज़ हुए। तो इससे धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से आए और उन्होंने मतलब माफ़ी भी मांगी। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है केरलम। केंद्र सरकार द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वी हिस्से के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्ता यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का गठन किया गया है? तो ये नागालैंड के लिए गठन किया गया है। भाई जो भी जिन राज्यों में जनजातियां रहती हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उन्हें मतलब प्रोटेक्ट किया गया है। तो उसी चीज़ का सम्मान रखते हुए अमित शाह वहाँ पे गए थे और उन्होंने इस नए प्राधिकरण के लिए, नई अथॉरिटी के गठन के लिए उन लोगों के साथ समझौता किया था। अब पूछा गया है कि नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता यानी कि जो जनजातियां हैं उन्हें अपने चैलेंजेस पता हैं, उन्हें उसके सॉल्यूशंस पता हैं। अब कोई केंद्र सरकार में बैठा, दिल्ली में बैठा व्यक्ति नागालैंड में क्या सिचुएशन चल रही, वहाँ पे इतने जंगल हैं और तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही उसको सुलझा सकते हैं, वही उनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो ऐसी स्वायत्ता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस विशिष्ट अथॉरिटी की स्थापना हुई है? तो इसका नाम है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, FNTA। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजा जी उत्सव के दौरान किस प्रमुख भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इनका नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। राजगोपालाचारी जी का नाम तो मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा। देखिए इसमें क्या था कि नेहरू जी इनको बहुत लाइक नहीं करते थे। बाद के समय में क्या हुआ कि नेहरू जी से इनका थोड़ा सा संबंध बिगड़ने लगा, क्योंकि जो नेहरू जी की जो समाजवादी विचारधारा थी और इनकी जो विचारधारा थी उसमें थोड़ा सा अंतर था। तो इसको हम लोग जब डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जो एडवर्ड लुटियंस की वहाँ पे वो बनी हुई थी, मूर्ति बनी हुई थी, तो उसको हटा करके सी राजगोपालाचारी की मूर्ति वहाँ पे लगाई गई है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने अपने संपूर्ण राज्य को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये है बिहार। तो जो वहाँ पे अंतिम नक्सली व्यक्ति था उसको इन लोगों ने पकड़ लिया है और इस तरीके से उन्होंने घोषणा की। PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, तो देखिए दोनों जो सचिवालय हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री कार्यालय है, तो इसके नए भवन परिसर को क्या नाम दिया गया है? तो इसके नए भवन परिसर को नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। ये कुल मिलाकर के देखिए क्या है कि जैसे हमारी सारी चीज़ें ब्रिटिश काल जब था भारत में जितने भी समय, तो उस समय की सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो हम अपनी उस कॉलोनियल जो एक हेरिटेज कह सकते हैं, हेरिटेज तो नहीं बोलेंगे, जो एक मतलब ब्रिटेन के समय की जितनी भी चीज़ें थी उससे हम लोग खुद को अपना मतलब सारी चीज़ें हम अपनी बनाना चाहते हैं, अपनी दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जो हम मतलब सनातनी हैं, तो हमारी सारी चीज़ें सनातन से प्रेरित हैं, सनातन धर्म से प्रेरित है, ना कि हमने कुछ ब्रिटेन से कॉपी किया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अभी तक सरकारी कार्यक्रमों, विद्यालयों में राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रगीत के कितने अंतरे गाना और बजाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे अब गाए जाएंगे। तो राष्ट्रगान कौन सा है? जनगणमन। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कैसे इसको याद रखा जाए? याद होगा आपको, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? तो ये है आर्टिकल 94। तो ये आर्टिकल क्या बताता है?
ये आर्टिकल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है युमनाम खेमचंद। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार अब शिक्षण संस्थानों में मासिक धर्म, स्वास्थ्य अधिकार और स्वच्छता प्रबंधन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन एवं गरिमा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो ये आर्टिकल 21 है। और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है उन्हें तो मतलब ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत मुझे लग रहा है कि 100 से अधिक इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बहुत ही एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन कितनी इसकी विस्तृत व्याख्या है। तो ये राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी के तहत जो है, ये जो फैसला आया था ह्यूमन डिग्निटी के तहत, तो उसी के तहत जो है इस चीज़ को इसमें शामिल किया गया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब स्थित किस हवाई अड्डे का नामकरण संत गुरु रविदास के नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है आदमपुर एयरपोर्ट। अब बहुत सारे नाम आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो संत वगैरह होते हैं तो उनके अंदर बहुत दम होता है। जो सच्चा संत होगा किसी से डरेगा नहीं वो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं को किस गंभीर कैंसर से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन की शुरुआत की है? तो ये है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसके तहत प्रतिवर्ष 14 वर्ष की आयु की पूरी करने वाली जितनी भी महिलाएं, जितनी भी ये किशोरियां हैं, यानी कि 1.15 करोड़, उनका टीकाकरण किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यासा नूर फॉरेस्ट डिसीज़ यानी कि मंकी फीवर से मृत्यु का पहला मामला भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। कैसे इसको दिमाग में रखा जाए? देखिए, जो मंकी वगैरह होते हैं तो बहुत नाटक करते हैं। कभी आपका कोई सामान छीन लेंगे, कभी आपका चश्मा, कभी आपके कपड़े। तो मंकी जो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, बहुत नाटक करते हैं। देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने महिलाओं के लिए सरकारी रजोनिवृत्ति यानी कि गवर्नमेंट मीजोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये है महाराष्ट्र। यानी कि जितने भी मतलब हॉस्पिटल्स होंगे उनमें एक क्लिनिक होगा या अलग से क्लिनिक होगा जो मीनोपॉज को लेकर के महिलाओं के अंदर जो चिंता होती है तो उन्हें इस बारे में वो जानकारी देंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है निधि छिब्बर को। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग Xbox के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आशा शर्मा। कैसे याद किया जाए? देखिए, गेम में जब आप खेलते हैं तो आपको बहुत आशा होती है कि हम जीत जाएंगे, ठीक है। गेम का मतलब ये है कि जहाँ पे आप पैसे वगैरह लगाते हैं अपने, तो आपको आशा होती है आप जीत जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। गुजरात गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है उदय कोटक जी। पहले कौन थे ये? पहले थे संजय कौल। इससे पहले संजय कौल थे, लेकिन अब इसको याद रखिएगा आप कि अब ये नए बन गए हैं। कौन नए बन गए हैं? उदय कोटक। धान्या नाथन किस राज्य की प्रथम दिव्यांग महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो ये केरल की हैं। इससे पहले क्या किसी राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा रहा है? तो 2013 में राजस्थान में ब्रह्मानंद शर्मा ऐसे व्यक्ति रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर 10% टैरिफ लागू किया। अगले ही दिन इसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया?
देखिए क्या होता है ना कि वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि कुछ समय सीमा होती है लगभग 15 दिन की, अगर उतने समय के भीतर ये चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये सनकी इंसान है, इनको सही गलत का कुछ भान नहीं है, इनको सही गलत का कुछ जानकारी है नहीं, तो इन्होंने इसको 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए नया बेस ईयर कौन सा है? तो ये है 2024। बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मिलना ही है ये प्रश्न आपको। नए आधार वर्ष के अनुसार जनवरी 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी दर्ज की गई? तो ये बहुत आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि नया आधार वर्ष आया है तो इसलिए बस आपको एक बार देख लेना है। तो 275 है, 2.75। नेक्स्ट देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। भारत सरकार ने 2026 में गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटा दी। इससे पूर्व किस वर्ष में गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये प्रतिबंधित किया था 2022 में। अब जब प्रतिबंधित कर दिया तो लोग मांगने लगे, बोले दो 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 दो, तो देखिए 2-2 है 2022, इसको आप याद रखना। अब क्या हुआ कि अभी इनको पता है कि अभी फिर गेहूं की अच्छी सी मतलब ठीक ठाक तरीके से लोगों ने खेती की, लोगों ने खाद वगैरह खरीदी, तो इनको पता था कि हमारा जो स्टॉक है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करने का परमिट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के लिए। ये केंद्रीय बजट के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने कुल आय व व्यय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है 53.47 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको और सही से देखा जाए तो 53-47-315। अगला देखते हैं। अब इसमें जो इनकम का विवरण है, तो आप देखिए जो राजस्व प्राप्तियां हैं यानी कि जो टैक्स वगैरह से पैसा मिलता है, तो ये 35.33 लाख करोड़ रुपए है। और जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं वो हैं 18.14 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, इसमें अब देखिए उधार और कर्ज से इन्होंने कितना ज़्यादा पैसा इन्होंने लिया है। पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो पैसा लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा लगाते हैं, इन सारी चीज़ों में जो पैसा लगाते हैं जिससे देश की तरक्की हो लंबे समय के लिए, जिसमें देश को लाभ हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आते हैं इंडिया में, ऐसे तमाम फ़ायदे होते हैं उसको लेकर के। जो हमारे SDG गोल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें हम उनके पास पहुँचते हैं, उनको अचीव करने के करीब पहुँचते हैं। तो आय के जो प्रमुख स्रोत रहे हैं सोर्सेस रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो मुख्यतः हम लोगों ने उधार लिया है 24%, इनकम टैक्स से आया है 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से आया है 18%, GST से आया है 15%, और भिन्न टैक्स के अलावा जो राजस्व है वो है 10%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 6% है। सीमा शुल्क यहाँ पे 4% है। तो अब इसमें कुल मिलाकर के जो ये एक्सपेंडिचर डिटेल्स हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो ये होगा 41.25 लाख करोड़ रुपए। तो इससे हमें इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 12.21 लाख करोड़ है, इसे हमें धीरे धीरे बढ़ाना होगा। यहीं पे सरकार गलती कर रही है। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्कूल खुलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलेंगे, नए नए मतलब बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा, इससे देश को लाभ होगा। और ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, इससे मतलब देश की भलाई होती है। और ये जो ऊपर का पैसा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स में लोगों को सैलरी देने में, इन सब चीज़ों में जो पैसा जाता है, जिसके बदले हमें लॉन्ग टर्म में कोई बहुत लाभ नहीं होता है। हाँ, देखते हैं एक्सपेंडिचर के जो एरियाज़ हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाता है जो राज्यों का करों में हिस्सा होता है। फिर उसके बाद पैसा जाता है जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। फिर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं, मैं आपको बता रहा था ना कि योजनाओं में बहुत पैसा जाता है। तो हालांकि इसका लाभ जो है जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक नहीं पहुंच पाता है। पहुंचता भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल ना पहुंच पा रहा होता तो फिर अभी तक देश में बहुत समस्याएं हो जाती। पहुंचता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो बिचौलिए हैं वो बहुत इसमें मतलब उनका रोल बहुत ख़राब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि उधार और कर्ज। तो कुल बजट का 24% हिस्सा यहीं से आता है। राज्य को करों का हिस्सा देने के पश्चात बजट में सबसे अधिक 20% व्यय किस मद के लिए आवंटित किया गया है? तो अभी आपको बताया गया है कि ब्याज भुगतान के लिए। वित्त वर्ष 2026-27 में बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए पेंशन सहित कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये राशि है 784,678 करोड़ रुपए, यानी कि 7.84 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें पूछा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों को, जो प्रमुख मंत्रालय हैं, उनको कितना कितना बजट आवंटित किया गया है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय को 19.72 लाख करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय को 7.85 करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 3.10 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को लगभग इतना, ये आप देख सकते हैं इसमें। शिक्षा मंत्रालय का आप देखिए कि इसको 1.39 लाख करोड़ रुपए, मतलब बहुत कम पैसा इन्होंने आवंटित किया है यहाँ पे। खेल और युवा कल्याण मंत्रालय को 4,479 करोड़ रुपए आवंटित किया है। ये भी देखिए बहुत कम इन्होंने पैसा आवंटित किया है। तो आपसे जो संबंधित है वो आप इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में क्षेत्रवार प्रमुख व्यय के आंकड़े क्या हैं, जो कई मंत्रालयों को मिलाकर या घटाकर गिने जाते हैं? तो देखिए, इंटरेस्ट के लिए इतना पैसा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट के लिए इतना दिया गया है, बस आप ऊपर के दो देख लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। 2.55 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के लिए है। अगला देखते हैं, वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है 4.3%। अब देखिए, ध्यान से आप देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको भी आपको बता देता हूँ। देखिए, डिफेंस में 5.94 लाख करोड़ रुपए, जो सभी पेंशन्स हैं उसके लिए 2.96 लाख करोड़, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.73 लाख करोड़, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए 1.62 लाख करोड़, और हाँ देखिए, गृह मामलों के लिए यहाँ देखिए थोड़ी गलती हो गई थी। होम अफेयर्स के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1.09 लाख करोड़, स्वास्थ्य के लिए 1.04 लाख करोड़, और शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़ रुपए, आईटी और टेलीकॉम के लिए 74,560 करोड़ रुपए। एक बार में आपको नहीं याद होगा, ये चीज़ें जिन्होंने मुझसे पहले ली होगी मैगज़ीन उन्हें याद होंगी चीज़ें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बस एक बार देख लें। अगर आपके दिमाग में रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं रह जाता है तो कोई बात नहीं, इतना आपसे घुस के नहीं पूछेगा अंदर का। वाणिज्य और उद्योग के लिए 70,296 करोड़ रुपए, और सोशल वेलफेयर के लिए 62,362 और 62। ये वाला हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बजट 2026-27 में कितने प्रमुख क्षेत्रों में ठोस नीतिगत कदमों की घोषणा की गई है? तो ये कुल 6 प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी घोषणा की गई है। तो 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्र, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, ग्रीन टेक हो गया, एआई हो गया, इसमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। फिर जो हमें विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, लेदर हो गया, ये सब हमें नेचर ने दिया है सारी चीज़ें, और ये लंबे समय से भारत में चला आ रहा है। फिर छोटे उद्योगों को क्रेडिट और टेक्नोलॉजी देकर चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, लागत घटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त बढ़ावा देना, जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, आयात निर्भरता को कम करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, बड़े शहर और आसपास के इलाकों को जोड़कर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना। फिर पूछा गया है कि किस पड़ोसी राष्ट्र को सर्वाधिक सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया? तो ये भूटान को हमने दिया है सबसे ज़्यादा।
क्योंकि सबसे हमारा प्रिय देश है, हमसे सुरक्षा मांगते हैं ये लोग, और हमारा इनका कोई विवाद नहीं है आपस में। तो इसको कुल मिलाकर 2288 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देखिए बड़ा अच्छा आंकड़ा है, 2 रिवाइज हुआ है, फिर 8 विभिन्न देशों और परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण पूछा गया है। तो भूटान को मैंने आपको ऊपर बताया है इतना है, नेपाल को फिर 800 करोड़ रुपए, मालदीव को 550 करोड़ रुपए, मॉरिशस को भी 550 करोड़ रुपए। देखिए दोनों एम से हैं और दोनों में जो है 550 श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए, म्यांमार को 300 करोड़ रुपए, अफ्रीकी देश को 225 करोड़, अफगानिस्तान 150 करोड़, लैटिन अमेरिकाई जो देश हैं उनको 120 करोड़, यूरेशियन जो देश हैं उनको 38 करोड़, आपदा राहत के लिए 80 करोड़, बांग्लादेश को 60 करोड़, मंगोलिया को 25 करोड़, सेशल्स को 19 करोड़, और जो अन्य विकासशील देश हैं उनको 80 करोड़। कल्चरल और हेरिटेज परियोजनाओं के लिए 20 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1292 करोड़, और चाबहार बंदरगाह के लिए 0। ये भी प्रश्न आ सकता है आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए अभी बंद हो चुका है, और जो भी उसमें धनराशि थी उसका जो भी हम किराया एक तरीके से पे करते थे वो हम लोग दे चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत रूप पर कौन सी बार केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वीं बार प्रस्तुत किया। इस बजट में युवाओं के विकास और रोजगार के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं? तो इसका उत्तर है 500 सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं और 500 कॉलेजों में रील्स बनाने के कौशल के लिए कंटेंट क्रिएशन लैब्स खुलेंगी। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नई टाउनशिप विकसित होंगी जहां युवाओं को कॉरपोरेट मित्र बनाया जाएगा। गेमिंग स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। IITs और IISCs में AI एवं डीप टेक रिसर्च के लिए 10,000 नई फेलोशिप शुरू होगी, टेक फेलोशिप शुरू होगी। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 4 नई टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शुरू होंगी। सर्विस इंडस्ट्री के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण होगा। 20 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों पर 10,000 टूरिज्म गाइड्स को 12 सप्ताह के लिए हाई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर युवाओं के लिए कार्य किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो जो बिजनेस विमेन हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। रिसर्च व उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। आम करदाताओं के लिए आयकर के मोर्चे पर बजट में क्या घोषणाएं हुई? तो इनकम टैक्स स्लैब्स और दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2025 में 12 लाख तक की जो आय थी वो टैक्स फ्री कर दी गई थी, और नई टैक्स रिजीम के तहत 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी बरकरार है। AI और रोजगार के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो AI सहित सभी उभरती तकनीक का रोजगार पर असर आंकने के लिए एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमेटी बनाई जाएगी, और छोटे जो उद्यमी हैं उनकी सहायता के लिए 10,000 करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा। भारतीय किसानों के लिए बजट 2026-27 में कौन सी योजनाएं और लाभ शामिल हैं? तो किसानों को उनको अपनी भाषा में अपडेट देने के लिए मल्टी लैंग्वेज AI टूल भारत विस्तार, ध्यान से देखिए इसको, भारत विस्तार लॉन्च होगा। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट आदि और चंदन की वैज्ञानिक खेती के लिए विशेष इंसेंटिव्स मिलेंगे। मछली पालन के लिए 500 जलाशयों का निर्माण होगा। डेयरी स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू होगी।
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि रुपये 6,000 सालाना बरकरार रखी गई है, जिसे 7.8 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलेगा। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में क्या प्रावधान है? इसमें क्या है, कैंसर की 77 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। हीमोफीलिया जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर की शुरुआत होगी। 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति स्कीम से भारत बायोफार्मा हब बनेगा। 3 नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब बनेंगे। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलकर भारत अपनी क्षमता से 50% और अधिक जो है इसकी वो क्षमता बढ़ाएगा। सॉरी, जो इसकी पहले से क्षमता थी उसमें 50% और अधिक बढ़ोतरी की जाएगी। भारतीय रेलवे के विकास हेतु इस बजट में कितना आवंटन किया गया है? तो रेलवे को 2.81 लाख करोड़ का बजट मिला है, एक बड़ा बजट मिला है, जो पिछले साल 2.55 लाख करोड़ से करीब 10% अधिक है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी एट्सेट्रा। What amount has the government allocated for infrastructure development? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कितनी राशि तय की है? तो इन्होंने कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया है। मैंने आपको बताया था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पूंजी होती है। पूंजी जब हम लगाते हैं तो उससे हमें लाभ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से क्या क्या लाभ होगा? देखिए, सरकार को बहुत सारे जो बाहरी देश हैं, अगर उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उन्हें अच्छी सड़क मिलेगी, रेलवे मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो प्रेरित होंगे वो देश। दूसरी बात क्या है कि सरकार को अन्य भी बहुत सारे लाभ होते हैं, इससे लॉन्ग टर्म के लाभ होते हैं, जो भारत के जो व्यापारी हैं उनको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के इससे क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है देश में। जिन चीज़ों से पूंजी का निर्माण होगा उस एक्सपेंडिचर को, उस खर्च को हम लोग पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, यानी कि पूंजीगत व्यय। पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है ये। माल ढोने के लिए देश में 20 नए जलमार्ग बनेंगे। बताया था ना मैंने आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब 20 नए जलमार्ग बनेंगे अगर माल ढोने के लिए, तो इससे देश के व्यापारियों को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से सूरत तक नया मालवाहक कॉरिडोर बनेगा। वाह। अगला देखते हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए बजट में क्या कदम उठाए गए हैं? तो लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली जो मशीनें हैं उस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब जितने फैक्ट्स हैं ये चाहे प्री के लिए हो, चाहे मेंस के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। यहीं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सामान पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तो यहाँ कस्टम ड्यूटी खत्म हुई है, यहाँ पे टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं और जो सोलर पैनल्स हैं उनको सस्ता करने के लिए सोलर ग्लास में प्रयुक्त होने वाले सोडियम एंटीमोनेट, अब ये प्रश्न जो है यूपीएससी के लिए बहुत खास बन जाएगा और स्टेट पीएससीज के लिए तो बनेगा ही बनेगा। इससे भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। अब ये साइंस में भी पूछा जा सकता है और बजट में तो पूछा ही जाएगा। खनिज संपदा यानी मिनरल्स के दोहन के लिए बजट में क्या नया है? तो जो दुर्लभ खनिज हैं उनके लिए केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में एक विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक? केरल ऐसे शुरू होगा, यहाँ से केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और उड़ीसा। कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। अरे आंध्र प्रदेश को बिना जोड़े कैसे काम चलेगा? यहाँ तक तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो बिना इसको जोड़े तो काम बन ही नहीं सकता है। इसके बाद ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह आएगा, तो बीच में तो पड़ेगा ही पड़ेगा आंध्र प्रदेश। इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में किया जाएगा। नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति है?
तो 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को ट्रेंड किया जाएगा, 10,000 नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए पर्यावरण के अनुकूल रास्ते बनाए जाएंगे। विदेश में पढ़ाई या इलाज कराने वालों को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या राहत मिली? विदेश पैसा भेजने वाली जो योजनाएं हैं के तहत अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए साल में 10 लाख रुपए तक भेजने पे टीसीएस को 5% से घटा करके 2% कर दिया गया है। तो यानी कि अब जो टैक्स इस पर लिया जाता है ये पैसा भेजने पर विदेशों में, अब मान लीजिए कि पहले 100 रुपये पे 5 रुपये लिया जाता था, तो अब 100 रुपये पे 2 रुपये लिया जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तय की गई है? तो ये पिछली बार भी इतनी ही थी, 41%। तो ये जो अपना फाइनेंस कमीशन होता है, ये उसकी रिकमेंडेशन पे ये चीज़ तय की जाती है। तो इसके और भी बहुत सारे आधार होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य के राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया? और इसमें खास बात यह है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग को चेक करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ उतरे थे। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है असम। तो क्या ये पहला ऐसा है जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है? और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जैसे जहाँ पे लैंडिंग की सुविधा है, तो आतंकवादी, आप सपोज़ करिए किसी देश से हमारा युद्ध हो गया और उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह कर दिए, तो अगर हमारे पास ऐसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ होगी कई सारी जगह पे, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रोड को और ज़्यादा मजबूती से बनाया जाता है। वहाँ पे ऐसे रोड नहीं बनते हैं कि बारिश हुई और वो ख़त्म हो गया। तो ये सब पता होता है बनाने वाले इंजीनियर्स को। आप देखिए कि जहाँ पर मोदी जी को उतरना है वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आप उसको जाके 50 साल बाद भी चेक करेंगे तो आपको वैसे का वैसा बना रहेगा। तो इस तरीके से इन्हें पूरे देश में ऐसा रोड बना देना चाहिए जो इमरजेंसी लैंडिंग के मतलब योग्य हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि सारी रोड्स हर जगह पे अच्छी होंगी। या इसको किसी और तरीके से मतलब कर सकते हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो ये नेता लोग हैं खुद नहीं चाहते कि करप्शन ख़त्म हो। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा और कहाँ कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान के बाड़मेर पर। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर है। उत्तर प्रदेश में 2 हैं ये, एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। उड़ीसा के बालासोर में है ये, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी है ऐसा। तो ऐसे कुल मिलाकर के कई सारे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे। फ्रांस से कितने राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के प्रस्ताव को भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? तो मैं आपको बताया था पहले भी कि जो भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद होती है, जब तक वो इस चीज़ को स्वीकृत नहीं कर लेती, अप्रूव नहीं कर देती है, तब तक कोई खरीद नहीं हो सकती है बाहर से। तो 114 राफेल लड़ाकू विमान फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद किस फाइटर जेट के 30 विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है तेजस पर। हालांकि किस स्थान पर यह घटना हुई थी इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है सेना की तरफ से। और तेजस में इससे पहले भी खराबियां आई हैं। अभी जो ये दुबई में वो शो आयोजित हो रहा था उस दौरान भी पायलट की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही राजस्थान में घटना हुई थी इसी तेजस से, तो तीसरी ऐसी घटना है। तो इसी को लेकर के इन लोगों ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी है और इसके सारे इंजन, सारे ब्रेक, सारा चीज़ें चेक होंगी दोबारा, जितने भी तेजस हैं इंडिया में। तो उसके बाद शायद दोबारा इस पर कुछ काम हो। तेजस हो गया, फिर ये बोइंग कंपनी के जितने भी ये हैं एयरक्राफ्ट्स हैं, इस पे सब पे मतलब बहुत समस्याएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में भारत को ज़रूरत है कि क्षेत्र में काम करके ऐसे एक भरोसेमंद तेजस जैसे जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं, इनको बनाना और इस कमी को पूरा करके अपने को रक्षा क्षेत्र में आगे लेकर आना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनना। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब भारत को एक बृहद स्तर पर आर्थिक लाभ होगा, चूँकि जो डील्स होती हैं डिफेंस वाली ये लाखों करोड़ की होती हैं।
74 देशों की हिस्सेदारी वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो इसमें मिलन में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने देश इसमें आए हैं, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया कप राइजिंग स्टार्स की ट्रॉफी किस देश ने अपने नाम की? तो ये भारत ने अपने नाम की है। इसने किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किन 2 राष्ट्रों पर लगा बैन हटा दिया गया है? अब वो जो राष्ट्र हैं वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर ना खेल के अपने जो उनका झंडा है, अपने देश का जो ध्वज है उसके तहत खेलेंगे। तो ये दोनों देश हैं रूस और बेलारूस। इससे पहले भी ये लोग शामिल होते थे खेल में, लेकिन अपने व्यक्तिगत अपने नाम पे शामिल होते थे, अपने देश के फ्लैग के साथ नहीं शामिल हो सकते थे। फिडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो देखिए फ्री स्टाइल की बात हो रही है, तो यह मैग्नस कार्लसन। क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने का जादुई आंकड़ा पार करने वाले विश्व के प्रथम गेंदबाज कौन हैं? तो इनका नाम है राशिद खान। ये अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हैं और बेहद अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका। आगामी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो आप में से शायद किसी ने इस देश का नाम नहीं सुना होगा। इस देश का नाम है कुराकाओ। कुराकाओ कहाँ है? जैसे जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपको यहाँ पे अफ्रीका मिलेगा, यहाँ पे आपको अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका के बाद आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, यहाँ पे एशिया मिलेगा, एशिया के बाद यहाँ आपको यूरोप मिलेगा। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे कुराकाओ मिलेगा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसको कैरिबियन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो यहीं पे है, जैसे जमैका हो गया, हैती हो गया, तो ये सारे देश यहीं पे हैं। तो ये देश है कुराकाओ। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये इटली ने की है ये मेज़बानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली बार किस देश की महिला सदस्य को चुना गया, जो इस वक्त सबसे कम उम्र की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रतिनिधि भी हैं? तो ये देश है ईरान। ये ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सोराया, और उन्हीं को ये जिम्मेदारी मिली है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने आगामी नेशंस कप 2026 के लिए किस नए खेल को अपनी सूची में जगह दी है? तो इन्होंने शतरंज को अपनी सूची में जगह दी है। कॉमन सेंस से सोचिए, ई स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बैठे बैठे खेलने वाला खेल है, आप अपनी फ़ोन स्क्रीन पे भी खेल सकते हैं शतरंज। तो इन्हें बाद में अपनी गलती का आभास हुआ कि ऐसे खेल को हमने अभी तक क्यों नहीं शामिल किया, तो इन्होंने फिर शामिल किया। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस फ्रेंचाइजी ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। फाइनल में किसको शिकस्त दी? तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी। कैसे याद किया जाए? जैसे जो पहले रॉयल सेनाएं होती थी, रॉयल आर्मी होती थी, जैसे रॉयल का मतलब होता है राजा वजा, तो जीतने उतने का काम ज़्यादातर कौन करते थे? ये राजा वगैरह ये जाते थे युद्ध लड़ने। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे। महिला प्रीमियर लीग के पूरे सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने हासिल किया? तो ये इनका नाम है स्मृति मंधाना। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट चटकाकर पर्पल कैप किसने जीता? तो ये जीता है सोफी डिवाइन ने। देखिए आपको याद करवा देता हूँ, वरना आप ऑरेंज और पर्पल में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑरेंज कलर जो होता है वो सनातन धर्म का होता है, सनातन होता है, सनातनी का होता है ऑरेंज कलर, भगवा कलर, ठीक है। जो सनातनी लोग होते हैं, आपको पता है कि वो इतनी तपस्या करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना मेडिटेशन करते हैं कि उनकी स्मृति बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। फिर पर्पल कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्यूटी का सिंबल होता है।
और कहीं ना कहीं पर्पल कलर रिलेटेड होता है एक ऐसी चीज़ से जो कि आप समझिए कि मतलब जिन कहीं पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, कहीं पे बहुत सारे कपड़े वगैरह होंगे, ठीक है, या कहीं पे सोफ़ा वगैरह रखा होगा, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है जो पर्पल कलर होता है। तो आप इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं, सोफ़ी से सोफ़ा आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं डिवाइन से, कि जो मतलब भगवान जी हैं उन्होंने पर्पल कलर मतलब बहुत अच्छा बनाया है। पर्पल कलर के फ्लावर वगैरह जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पर्पल रोज़ वगैरह होता है बड़ा ही मतलब यूनिक लगता है देखने में। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, अगर आपको ये याद हो जाएगा ना ऑरेंज कप, तो ये सोफ़ी डिवाइन भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आपको ये याद है तो आपको पता है कि स्मृति मंधाना तो नहीं ही होगा, तो आप आराम से पहुँच जाएंगे अपने आंसर तक। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चैंपियन कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है, और यही वो मैच था जिसने मतलब वैभव सूर्यवंशी की पहचान को पूरे विश्व में जो बना दिया। हालांकि उससे पहले से ही वो जाने जाते थे, लेकिन जो इन्होंने मतलब इसमें पारी खेली थी धुआंधार, 150 रनों की विशाल पारी खेलने वाले दुनिया के प्रथम क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित किया है। वहीं पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीता है कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने। इन्होंने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल के विजेता कौन रहे हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियन हैरिसन और नील स्कूपस्की। वहीं पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो इनका नाम है एलिस मर्टेंस और झांग शुआई। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मिक्स्ड डबल है उसका चैंपियन कौन बना है? तो इनका नाम है ओलिविया गार्डेकी और जॉन पियर्स। थाईलैंड मास्टर्स 2026 के अंतर्गत विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो इनका नाम है देविका सिहाग। सेवेंटी नाइन्थ बाफ्टा पुरस्कार यानी कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किस मूवी को दिया गया है? तो ये दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। 79th बाफ्टा अवार्ड्स में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म को फिर से पढ़ते हैं। 79th जो बाफ्टा अवार्ड्स हैं उसमें किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बोंग फिल्म ने। 79th बाफ्टा पुरस्कार, बार बार मैं 79th इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि बाफ्टा पुरस्कार का कौन सा ये वो था, तो आपको याद रहे 79th। प्रमुख विजेताओं की सूची क्या है? तो ये आपको मैं ऊपर करवा चुका हूँ जितने इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 के समारोह में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को प्रेजेंटर यानी प्रस्तुतकर्ता के तौर पे आमंत्रित किया गया? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। देखिए BBC में आप इसको ऐसे रिलेट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे बीवी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी की बीवी है, उनसे कुछ कह रही है कोई चीज़, तो उनको अपनी स्मृति में रखना होगा कि हाँ भाई अभी मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे सामान लाना है, तो आप इसको बीवी को आप स्मृति से रिलेट कर लीजिएगा, और अगर आपको वैसे याद रह जाता है पढ़ के तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिष्ठित सी सुब्रमण्यम पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया है? तो इनका नाम है मल्लेपल्ली लक्ष्मण। अब आप देखिए इसमें भी मन आ रहा है मन, और इसमें भी मन आ रहा है, दोनों नामों में मन आ रहा है, तो अब आपका ध्यान प्रश्न की तरफ और अच्छे से चला जाएगा और उत्तर को भी आप और अच्छे से याद कर पाएंगे।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान किस भारतीय शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है रूबल नागी। तो भारतीय शिक्षक ही आपको बता पाते हैं कि आप का बल क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। क्रॉफर्ड पुरस्कार भारतीय मूल के किस मशहूर वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 में कुल कितने वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स घोषित किए गए हैं? तो कुल 70 वीरता पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इनमें 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 1 3-13 और 1 बार 2 सेना मेडल वीरता, 44 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल और 2 वायुसेना मेडल शामिल हैं। आप कुल मिलाकर के ये संख्या याद रखिए और ये याद रखिए, 1 3 13। अशोक, कीर्ति, शौर्य। भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से राष्ट्रपति द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियोम मिशन में गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। स्पेस स्टेशन यानी स्टेशन अगर पूछा जाएगा तो पहले व्यक्ति, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति। स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस स्टेशन आप समझिए कि एक छोटा सा डिब्बा है अंतरिक्ष में, छोटा सा घर है जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉपर व्यवस्था इसकी की गई है ताकि यहाँ के लोग मतलब जीवित रह सकें। तो ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारत के दूसरे सबसे बड़े शीतकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किन्हें अलंकृत किया गया है? तो कीर्ति चक्र से मेजर अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को सम्मानित किया गया है। कैसे याद किया जाए? देखिए, कीर्ति चक्र, कीर्ति का मतलब हो रहा है जैसे मान लीजिए कहीं कोई रोशनी है, प्रकाश है, आपने मान लीजिए दिया जलाया हुआ है, ठीक है, उसी से प्रकाश आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इनके नाम में दीप आ रहा है, और आप देखते होंगे कि जो दीप की लौ होती है ऐसे हिलती रहती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करती रहती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाइएगा, आप दीप जलाइएगा, आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। किसके लिए आप दिया जलाते हैं? बाल कृष्ण के लिए, भगवान जी के लिए। असम के राज्यपाल ने 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार किस देश की महारानी को प्रदान किया है? तो ये भूटान की महारानी को प्रदान किया है। असम के साथ सीमा ही लगती है भूटान की, तो जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जैसे हमारे लिए भूटान बिल्कुल एक अलग सी बात है, क्योंकि हम लोग भाई यूपी बिहार जैसे जगह पे रहते हैं, दिल्ली हरियाणा, तो हमारे लिए लगता है कि अरे ये तो बहुत दूर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप ध्यान से समझिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए तो रोज़ का काम है ना। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित करते हुए छात्रों को वहां प्रवेश न लेने की चेतावनी दी? तो ये 32 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। बस आप ये नाम याद रखिएगा, सिर्फ 32, और जिनमें से कि सबसे ज़्यादा 9 संस्थान दिल्ली में हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपका लेटेस्ट होगा वो आप याद रखिएगा, या फिर जिस महीने का आपके प्रश्न पे पूछेगा वो आप याद रखिएगा। अब देखिए, भारत 5 रैंक ऊपर आ गया सीधे। अभी पिछले महीने तक वो उसमें था 80वीं रैंक थी, अभी इसकी 75वीं रैंक आ गई है। वहीं पर सिंगापुर अभी भी टॉप पे बना हुआ है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की सूची में भारत की रैंक पूछा गया है, तो भारत की रैंक है 91। पूछा गया है कि इसमें टॉप पे कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है, तो वो है डेनमार्क। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये गोवा में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है जिससे बिना सिम कार्ड के मोबाइल में मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं करेंगे। इस तकनीक को क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहा गया है सिम बाइंडिंग। ये इसलिए लागू किया गया है ताकि जो भी मतलब ये क्राइम होता है या कोई साइबर फ्रॉड्स होते हैं, तो लोग क्या होता है मोबाइल से सिम निकाल देते हैं और सीधे व्हाट्सएप उसमें एक्टिवेट कर लेते हैं। इससे उनकी लोकेशन और तमाम चीज़ें होती हैं जिसको
एड्रेस करना, ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो पकड़ से बाहर हो जाते हैं हमारी। तो इसलिए ये सिम बाइंडिंग, ये तकनीकी जो है लागू की गई है। हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट का मुख्य थीम पूछा गया है, तो इसका नाम है, इसका थीम क्या थी? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल और हैप्पीनेस फॉर ऑल। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में नए संशोधन के बाद सरकार ने किन प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी मान लीजिए कि आप ही घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं और एआई से कोई आपका वीडियो जनरेट कर दे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दे और कुछ ऐसी भद्दी चीज़ें बोल दे जिससे आपकी बदनामी हो, जिससे आपकी इमेज ख़राब हो, सोसाइटी में गलत मैसेज जाए, तो इस चीज़ से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे अगर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट्स हैं तो उस पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिग्गज राजनेता मुकुल रॉय का 23 फरवरी 2026 को देहांत हो गया। उन्होंने पूर्व में किस प्रधानमंत्री की सरकार में रेल मंत्री का पदभार संभाला था? तो इन्होंने मनमोहन सिंह के समय में रेल मंत्री का पदभार संभाला था। फिर साहित्यकार हैं मणिशंकर मुखोपाध्याय, तो पूछा गया है किस भाषा से संबंधित थे? तो ये बांग्ला भाषा से संबंधित थे, बंगाली भाषा से। मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, आप समझ पा रहे होंगे आराम से। डेविड जे फार्बर इंटरनेट जगत में किस उपनाम से जाना जाता था? तो ये जो है इसके ग्रैंडफादर कहे जाते थे इंटरनेट के। जब आप कंप्यूटर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। जो आधुनिक इंटरनेट है वो इन्हीं के अपना नेट से प्रेरित होकर बनाया गया था। मशहूर एंकर सरला महेश्वरी का निधन हो गया है। वो किस टीवी सीरियल से जुड़ी हुई थी, किस प्रसारण चैनल से जुड़ी हुई थी? तो ये दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस नामक डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष राजस्थान में खोजे गए हैं। तो वहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? तो वहाँ पे सहारा डेजर्ट है। राष्ट्रीय राजमार्गों के इर्द गिर्द मधुमक्खी गलियारे यानी कि बी कॉरिडोर्स स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किस प्राधिकरण द्वारा की गई है? तो ये किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए, नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है NHAI ही होगा। ज्वारीय बाढ़ यानी कि टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई ऐसा राज्य होगा जो कि समुद्र के किनारे स्थित होगा। दूसरी बात, कोई ऐसा राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, सबसे ज़्यादा समझदार होगा, तभी जो राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा। मतलब कि राज्य की जिम्मेदारी बन गई अब ये। तो ये है केरल। विलुप्त प्राय माने जाने वाले यूरेशियन ऊदबिलाव को हाल ही में कहाँ पर देखा गया है? तो ये देखा गया है जम्मू कश्मीर में। तो अब देखिए, जैसे यूरोप कहाँ है? यूरोप है इसके उत्तर में, अपने इंडिया के उत्तर में है। ठीक है, अपने इंडिया के उत्तर में है यूरोप। यूरोप ऊपर है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये भारत में देखा जाएगा तो भारत के किस राज्य में देखे जाने की सबसे अधिक संभावना है? जो सबसे उत्तर में है। ठीक है, यानी कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहीं पे ऐसी जलवायु पाई जाती है जैसे यूरोप में पाई जाती है, ठंडी जलवायु। तो चूँकि यूरोप इस तरफ है तो अगर आप इस कोने में देखेंगे तो यहाँ आपको जम्मू कश्मीर ही पड़ेगा। बिहार राज्य सरकार ने जल संरक्षण पहल के तहत कुल कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है? तो 260 नदियों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। और यही लक्ष्य यूपी ने भी रखा है कि जितने ज़िले हैं हर ज़िले में एक नदी को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, रिवाइव करेंगे। ड्रैगन फ्लाई की एक बिल्कुल नई प्रजाति जिसे लिरियोथेमिस केरलेंसिस, ठीक है, देखिए केरलेंसिस आ गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, केरल। राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी करने वाला केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। पहला केरल है, दूसरा गोवा है। रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया
छारी ठांड आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। कैसे याद किया जाए? देखिए, इसको सुन के आपको ठंड जैसा कुछ फील हो रहा होगा, तो आप रात अगर आपको कहीं गुजारनी पड़ेगी बाहर, ठीक है, तो आपको ठंड लगेगी, तो आप इसको उससे रिलेट कर लेना। और फिर आप कोई कक्ष ढूंढेंगे, कक्ष का मतलब होता है कोई रूम। पूछा गया है रामसर स्थल का अभी दर्जा मिला है जल्दी में, फरवरी 2025 में, उसका नाम है पटना पक्षी विहार, तो यूपी के एटा में स्थित है ये सारी लिस्ट है 98 जो हैं, आपको सारे नहीं पढ़ना है, बस लास्ट के 2-3 आपको देख लेना है। देखिए, इसमें छारी ठांड है गुजरात का, छारी ठांड, और पटना पक्षी विहार ये एटा मैंने आपको बता दिया है। सिलीसेड इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो राजस्थान के अलवर में है। केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम सहायता राशि के साथ स्वीकृत किए गए अर्बन चैलेंज फंड का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका मुख्य ध्येय है बाजार आधारित और सुधार उन्मुख शहरी विकास। महिलाओं के कल्याण हेतु रानी दुर्गावती योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। और आपको पता है कि जो रानी दुर्गावती है उनका संबंध वहीं से है, वहाँ पे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिहार सरकार के मध्य हाल ही में $1 बिलियन से अधिक के सहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह सहयोग किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है? तो ये है बौद्ध सर्किट विकास के लिए, जल संसाधन और कृषि रूपांतरण के लिए, व्यापक कौशल विकास परियोजना के लिए। देखिए, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ज़्यादातर आपको इसी क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। दूसरा हो गया जल से रिलेटेड, ये स्किल से रिलेटेड हो गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, एनर्जी से रिलेटेड हो गया, क्लीन एनर्जी, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। आप देखिए, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप याद कर जाएंगे, तो आपको जितने भी मतलब समझौते होते हैं देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको लगभग सब वही देखने को मिल जाएंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हुई है? तो यह है दिल्ली। हाल ही में संपन्न हुई बोर्ड ऑफ पीस की महत्वपूर्ण बैठक में भारत ने किस आधिकारिक हैसियत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? तो इन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, यानी कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किन 2 देशों की ऐतिहासिक परियोजनाओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? तो ये आंसर है जापान की इवाकुनी विज्ञान लाइब्रेरी को और चीन के सिहांग वेयर हाउस को। नेक्स्ट देखते हैं, एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम ने दुनिया भर में भुखमरी के संकट को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष एजेंसी के साथ चावल की 5 वर्षीय आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो इसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस अफ्रीकी देश में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा किए गए हमलों में 6000 लोगों की मृत्यु को मानवता के खिलाफ अपराधों के समतुल्य करार दिया है? तो ये दिया है सूडान में। ऐसा सूडान में हुआ था, रैपिड फोर्सेस के द्वारा 6000 लोगों की मृत्यु हुई थी। विश्व के शीर्ष नेताओं और विचारकों को एक मंच पर लाने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। कैसे याद किया जाए? देखिए, जितने विचारक हैं सबको एक मंच पर ला गया। जो विचारक होते हैं उनमें आपस में बहुत मतभेद होता है, बहुत कन्फ्लिक्ट होता है उनकी सोच में। अब आप देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में एक वर्ड आ रहा है संयुक्त, तो इसका मतलब है सबको यूनाइट कर दिया गया। बहुत आराम से आप इस उत्तर के तथ्य तक पहुंच पाएंगे। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाभियोग का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जोस जेरी को बर्खास्त किए जाने के बाद संसद ने कितने अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए? संसद ने किसे अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है जोसे मारिया बालकाजर।
नेक्स्ट देखते हैं, रॉब जेटन ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के प्रथम खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा है? तो ये है नीदरलैंड। ये मैंने आपको पहले भी याद करवाया था कि नीदर मेल नॉर फीमेल, तो इस तरीके से आप नीदरलैंड याद रखेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस पश्चिम एशियाई राष्ट्र की यात्रा की? तो इसका नाम है इजराइल। फरवरी 2026 में इजराइल गए थे। इजराइल की संसद का नाम पूछा है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी भारतीय राजनेता के रूप में पहला ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्हें प्रतिष्ठित स्पीकर मेडल से नवाजा गया। तो ये है नेसेट। किस उत्तरी अमेरिकी देश में ड्रग माफिया एल मेंचो को सेना द्वारा मार गिराए जाने के बाद देशव्यापी भयंकर हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई? तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको में इस तरह की बहुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। ईरान पर संभावित सैन्य स्ट्राइक के मद्देनज़र अमेरिका के किस करीबी सहयोगी देश ने उसे अपना सैन्य एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति देने का स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका वालों से साफ साफ हाथ जोड़ लिया कि भैया हम इस सब चीज़ में नहीं शामिल होंगे। अगला देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का संप्रभु अधिकार किस देश को वापस सौंपने का निर्णय लिया है, जिस पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है? तो इन्होंने मॉरिशस को वापस देने की घोषणा की है। चागोस आइलैंड है कि आप इंडिया से ठीक नीचे जाएंगे, जो इक्वेटर है उससे भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चागोस आइलैंड मिलेगा देखने को। सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है यूएसए की कंपनी है। पैक्स सिलिका समझौता है तो उस पर हस्ताक्षर किया गया है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत किस समुद्री पड़ोसी द्वीपीय देश को उसकी सर्वप्रथम हाई स्पीड फेरी उपहार स्वरूप प्रदान की? तो ये है मालदीव। किस देश के विवादित वेस्ट बैंक विस्तार योजनाओं की निंदा करने वाले संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले 100 देशों की सूची से भारत ने भी अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है इजराइल। भारत और फ्रांस ने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को विस्तृत कर क्या आधिकारिक नाम दिया है? तो विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, इसको नया नाम दिया गया है। फरवरी 2026 में भारत के मुंबई शहर में संपन्न हुई उच्च स्तरीय भारत फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के मध्य कुल कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो कुल 21 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत में किस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया जो माउंट एवरेस्ट जैसी अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है? तो ये है H-125 हेलीकॉप्टर। H-125 हेलीकॉप्टर। देखिए कैसे इसको याद किया जाए। देखिए माउंट एवरेस्ट जैसी अधिक ऊंचाइयों, मतलब कि बहुत अधिक ऊंचाई पर H मीन्स हाइट, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ेगा, तो H से आप इसको हाई याद रखिएगा।
ठीक है, तो H-125 हेलीकॉप्टर। चर्चित एपस्टीन फाइल, आप सबको मतलब मालूम होगा इसके बारे में। स्कैंडल के सिलसिले में किस देश के वर्तमान सम्राट के भाई और पूर्व शाही सदस्य प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ये है ब्रिटेन। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए किस यूरोपीय देश ने अपने सभी संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों में चीनी निर्मित कारों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो यह है पोलैंड। निश्चित है कि ये गलत करके आएंगे आप लोग। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दिग्गज राजनेता सनाए तकाइची ने दूसरी बार किस एशियाई महाशक्ति के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? तो यह है जापान। भारी सियासी बदलाव के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कमान संभाली है? तो ये हैं तारिक रहमान। तो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के प्रमुख हैं। ये बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के तरफ से कौन गया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए थे। तिब्बत की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री पद का चुनाव एक बार फिर से किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है पेनपा त्सेरिंग। पेनपा त्सेरिंग। डिजिटल सुरक्षा को कड़ा करते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो यह है स्पेन। फरवरी 2026 में भारत की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर आए हुए राष्ट्रपति पेट्रिक हार्मिनी किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो ये सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अनुतिन चरण विराकुल को हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये थाईलैंड के हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो वेटलैंड से संबंधित समझौता था, तो वो वहीं पे लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पे बैठक हुई थी रामसर शहर में, और उससे संबंधित जो भी नियम थे वो तय किए गए थे। इसका थीम क्या है? इसका थीम है आर्द्रभूमि, यानी कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेटलैंड्स को अगर संरक्षित करना है तो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो नेचर ने हमें दिया है, जो कई करोड़ साल से नेचर लगातार जिसको सफलतापूर्वक जिस तरीके से पृथ्वी को चला रही है, तो उसे हमें सीखना होगा इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, जो कल्चर ने हमें हेरिटेज दिया है हमारे। कैंसर रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये मनाया जाता है 6 फरवरी को, और इसका थीम क्या है? इंटरनेशनल ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है कहानियों को एक्शन में बदलना। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डी वार्मिंग डे, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। अब इसमें पूछा गया है वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। थीम क्या है? दुनिया की दालें शालीनता से उत्कृष्टता तक, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम फील्ड्स कब मनाया जाता है? 11 फरवरी।
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 11 फरवरी को। इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी सिस्टम इसका थीम रहा है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। ये सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 12 से 18 फरवरी को मनाया जाता है ये सप्ताह। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है क्लस्टर एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। थीम क्या है इसकी? रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। इंडियन नेशनल वीमेंस डे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिप्पो डे कब मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल साइंस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये जो ट्रैफिक्ड मैमल्स होते हैं उनको बचाने के लिए किया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया गया। ये फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्काउट डे, ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। अब यहाँ पे आपके करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आगे यूपी का बजट है, केंद्रीय बजट मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। हम लोग यूपी का बजट और बिहार के बजट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बिल्कुल एनालाइज करके चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ये बोल के पढ़ते चले जाना है सारे आंकड़े, ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। अब ऊपर केंद्रीय बजट था, चूँकि 15 तारीख को एपीओ का एग्ज़ाम है, तो मैंने वो चीज़ बोल बोल के आपको बता दी, लेकिन मेरा मतलब दिल गवाही नहीं देता है इस चीज़ के लिए। ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये वीडियोज़ रिवीजन के लिए हैं कि मैं आपको एनालिटिकल जब वीडियोज़ दूंगा, एनालिटिकल तरीके से पढ़ा के उसके बाद ये वन लाइनर वाला देना जस्टिफाइड है। लेकिन चूँकि अभी आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, इस वजह से हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यूपी का बजट, बिहार का बजट और केंद्रीय बजट, इन तीनों के लिए मैं अलग से 45 मिनट की 3 वीडियोज़ बनाऊँगा। फिर उसके बाद आपको मतलब लाइफ में दोबारा बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, इतनी देर साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप एक लाइक अगर आप एक लाइक कर देते हैं उसके, या फिर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो को शेयर कर देंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये करना सार्थक है, अच्छा है। मैं और आगे मोटिवेशन के साथ और बेहतर काम करने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने मार्च के वीडियो में।